हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे सब ठीक हो? आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी का एक टॉपिक छोटा सा, डेट इज़ सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम बात कर रहे थे फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। क्योंकि सिलेबस के अंदर जेकेपी जो कांस्टेबल का सिलेबस है उसमें आपके सिलेबस में एक फॉर्मेशन दिया हुआ है, दूसरा टॉपिक है आपका फंडामेंटल राइट्स और तीसरा टॉपिक है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो तीनों टॉपिक में हम पहला टॉपिक कर रहे हैं अभी, जिसमें हम फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो इससे पहले हम बेसिक पढ़ चुके हैं, फिर हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, अब हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और आई होप कि इसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा और एक क्वेश्चन पेपर में डेफिनेटली यहाँ से पूछा जाता है। चलिए, बाकी एसएससी जीडी के लिए जो बाकी टॉपिक है वो हम अलग से पढ़ेंगे। चलिए, फॉर्मेशन की बात करें तो आज हमें टॉपिक पढ़ना है सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए हमने कौन कौन सा सोर्स को इस्तेमाल किया, कौन कौन सी चीज़ को उठा के, किस आर्टिकल, किस डेफिनेशन, किस चैप्टर को उठा के हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ करा, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आज की हेडिंग दीजिए, टॉपिक का नाम है सोर्स ऑफ। देखो, हम लोग इसलिए आपको लिख लिख के पढ़ाते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में, क्योंकि लिख लिख के जब आप कॉपी पे साथ साथ लिखोगे तो 50 से 60% चीज़ें आपको वहीं पे याद हो जाएंगी। स्लाइड लगा के यहाँ नीड होगी वहाँ पढ़ाएंगे, अदरवाइज इसमें हम कोशिश करेंगे आपको साथ साथ लर्न करवाने की। क्योंकि अगर 2-3 टॉपिक हैं सिलेबस में, उसमें भी आप लापरवाही कर रहे हो तो ये आपकी बेवकूफ़ी होगी। अदरवाइज पूरी पॉलिटी बोला जाता था तो कंप्लीट पॉलिटी पढ़नी पड़ती थी। तो अब सिलेबस में इतना सा है तो इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। और ये किन सब एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है? आप कोई भी एग्ज़ाम देने चले जाओ 12th स्टैंडर्ड तक, जेकेपी का, सब इंस्पेक्टर का, कोई भी देने चले जाओ, सीएचएसएल, एसएससी का, तो उन सब के लिए सफिशिएंट हो जाएगा ये टॉपिक। देखो, सोर्स की बात करें तो हमने कौन कौन सा सोर्स कहाँ से लिया। आप सबको पता है हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे लेंथी है। तो अगर सोर्स की बात करें, सबसे पहला सोर्स हम लिखेंगे, सबसे पहला सोर्स हम लिखेंगे, अब लिख लो, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट आया था 1935 में, तो उस एक्ट के अंदर जितनी सारी चीज़ें थी उसमें से मैक्सिमम उठा के हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई हैं। तो 1935 का एक्ट है ये, इसको बोला जाता है इट इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई पूछे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे बड़ा सोर्स क्या था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। क्लियर है यहाँ तक? बस ये 2 पॉइंट आपको इसके याद रखने हैं। नेक्स्ट लिखिए, दूसरे नंबर पे लिखिए। अब अलग अलग कंट्री से हमने अलग अलग पॉइंट लिए थे, इसलिए हम सबको एक बार डिस्कस कर देते हैं और साथ साथ कोशिश करूंगा आपके कुछ चीज़ों के मीनिंग भी साथ साथ एक्सप्लेन कर पाऊँ। क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ के मीनिंग नहीं पता है तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली टफ हो जाती है। अगर हम बात करें कंट्री ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन से हमने क्या क्या बोरो करा, क्या क्या चीज़ें हमने उधार में समझ सकते हो या उसको देख के बनाया, तो वो क्या होता है? बोरो करना। तो हमने बोरो कौन कौन सी चीज़ करी? सबसे पहला लिखो, डेट इज, सबसे पहला कॉन्सेप्ट लिखो, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है इंडिया में, जो इंडिया का पार्लियामेंट है, वो सिस्टम हमने कहाँ से अडॉप्ट करा? वो सिस्टम हमने कहाँ से अडॉप्ट करा? तो हम कह सकते हैं हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम जो लिया था वो ब्रिटेन से लिया था। क्योंकि ब्रिटेन ने हमारे ऊपर कम से कम 200 साल तक राज किया था और उन्हीं से हमने ये सीखा कि देश को चलाने के लिए एक पार्लियामेंट का होना ज़रूरी है, क्योंकि वो भी इसी के ऊपर चलते थे। और दूसरी चीज़ हमसे एक और सीखी हमने, वहाँ से हमने ली क्या क्या? लिखो, बाईकैमरलिज्म। तो बाईकैमरलिज्म का मतलब क्या होता है? सो बाईकैमरलिज्म का मतलब होता है, बाई का मतलब 2
और कैमरलिज्म का मतलब यहाँ पे हमारे पास पार्लियामेंट के अंदर दो हाउस है, कौन कौन सा, डेट इज लोकसभा और एक है राज्यसभा, लोकसभा और एक है राज्यसभा। तो हमारे पार्लियामेंट सिस्टम के अंदर एक जो पार्लियामेंट सिस्टम है वो कैसे चलेगा, वो हमने लिया ब्रिटेन से और इसको हमने अडॉप्ट करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करा। दूसरा वो सिस्टम कैसा है, बाई कैमरलिज्म है, वो कैसा है, हमारा लोकसभा राज्यसभा वहां पे दो हाउस होते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज लिख लो जो हमने ब्रिटेन से ली थी, डेट इज सिंगल सिटीजनशिप। तो हमारे इंडियन के पास एक सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, मतलब अगर हम इंडियन हैं तो हमारे पास एक ही सिटीजनशिप हो सकती है इंडिया की। अगर हम मान लो कल को हम लोग ब्रिटेन की सिटीजनशिप ले लेते हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इंडिया की जो सिटीजनशिप होगी वो हट जाएगी, क्योंकि इंडिया का अगर आपको होना है तो सिर्फ एक ही सिटीजनशिप को अडॉप्ट करना पड़ेगा। और अगर आपने ब्रिटेन की अडॉप्ट कर ली तो इंडियन की ऑटोमेटिकली हट जाएगी, और अगर आप इंडियन की अडॉप्ट करेंगे तो ब्रिटेन वाली हट जाएगी, क्योंकि वहां पे भी क्या है, सिंगल सिटीजनशिप कानून चलता है। तो ये तीन चीजें आपको दिमाग में रखनी है जब भी एग्जाम देने जाओगे। तो पेपर कैसे पूछा जाएगा, पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि बताओ पार्लियामेंट सिस्टम जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है वो हमने कौन सी कंट्री से बारो किया था, वो उसका सोर्स क्या था, तो आंसर होगा ब्रिटेन। दूसरा है कि हमारा पार्लियामेंट सिस्टम कैसा है, वो कैसा है, बाई कैमरलिज्म है, मतलब वहां पे दो हाउस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। क्लियर है यहाँ तक सबको? कोशिश करूंगा साथ साथ आपको लर्न हो जाए, जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ साथ साथ आपको लिखना है। बाकी इसके नोट्स तो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम BMC क्लासेस विद अजय पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है। और व्हाट्सएप चैनल है हमारा, उसको ज्वाइन करने के लिए आप मैसेज कर सकते हो 9055129747। तो यहाँ पे जैसे आप मैसेज करोगे तो आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिसको हमारे ऑफिस में डील किया जाता है, तो ऑफिस की तरफ से आपको उसमें ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। कोई भी क्वारीज होती है तो आप इसमें डाल सकते हो। तो यहाँ तक समझ आ गई सबको? यहाँ तक आई होप सबको समझ आ गई होगी कि सर हम पढ़ रहे हैं सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और सोर्स का मतलब होता है हमने कौन कौन सी और जो आर्टिकल्स जो भी हमारे चैप्टर्स हैं, फंडामेंटल है, जो भी है सब कुछ हमने कौन सी चीज़ कहाँ से लिए हम वो पढ़ रहे हैं। अगर आपको पूछे सबसे लार्जेस्ट सोर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो सबसे ज़्यादा बड़ा सोर्स है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। उसके साथ मैंने आपको बोला कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन वो सबसे लार्ज है, तो लार्जेस्ट सोर्स भी मैंने बता दिया कहाँ से लिया। आगे हमने बात की कि ब्रिटेन कंट्री से हमने मेन दो तीन चीज़ें जो हैं वो कहाँ से ली, बाकी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हमें वो पढ़ना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जैक्टली पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं साथ साथ बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट कंट्री का नाम लिखिए, डेट इज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगर कोई पूछे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हमने क्या क्या अडॉप्ट करा, तो लिखो सबसे पहले नंबर पे लिखो, सबसे पहले नंबर हमने अडॉप्ट करा डेट इज प्रियम्बल। सबसे पहले हमने अडॉप्ट करा डेट इज प्रियम्बल। अब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता कि प्रियम्बल क्या है, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर पढ़ाया था कि एक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा गया था, मतलब एक ऑब्जेक्टिव रखा गया था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो आपने बना ली, लेकिन उसको काम किसको लेके करना है, टारगेट क्या है। और आज हम उसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को क्या बोलते हैं, प्रियम्बल। और प्रियम्बल आप कह सकते हैं इट इज अ, बेसिकली आप बोल सकते हो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की समरी है, समरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप कह सकते हो जो प्रियम्बल है वो बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक समरी है। समरी का मतलब क्या होता है, पूरा की पूरा सार कह सकते हो। कोई भी आप इंग्लिश में जैसे स्टोरी पढ़ते थे, कोई हिंदी में कोई स्टोरी पढ़ते थे, उसका लास्ट में आपने पढ़ा होगा कि सार, समरी आप पढ़ते हो कंप्लीट, तो उस समरी में पूरे चैप्टर का निचोड़ होता है। सेम अगर आपको इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन समझना है तो आपको क्या सीखना पड़ेगा, आपको प्रियम्बल एक बार एक पेज का रीड कर लो, उसको समझ लो एक एक वर्ड को, तो आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन समझ आ जाएगा कि मेरे पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा जा सकता है और क्या क्या लिखा होगा। आगे देखो दूसरा सोर्स क्या है इसका,
दूसरे नंबर पे लिखो, पहले नंबर तो हो गया प्रेम्बल, और मैंने बता दिया प्रेम्बल क्या है, समरी है आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, इसको पढ़ लो तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन समझ आ जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ही, रेजोल्यूशन जो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसी को हम आज प्रेम्बल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके सिलेबस में भी है, दैट इज फंडामेंटल राइट। जो फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट था वो भी हमने कहाँ से लिया, फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट वो भी हमने कहाँ से लिया, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे। तो फंडामेंटल राइट आपके सिलेबस में है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सोर्स से क्वेश्चन कंफर्म आता है, किसी भी एग्जाम में देख लेना फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट का जो कॉन्सेप्ट है, देखिए बेसिकली फंडामेंटल राइट क्या है, वो आपके पर्सनल राइट हैं जो आपको दिए गए हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ वो आपके पास राइट है। आपका अगर कोई भी फंडामेंटल राइट, इक्वालिटी या कुछ भी लगता है कि गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बना रही है जिससे आपको नुकसान हुआ, आपको लगा कि इक्वालिटी का यहाँ पे वायलेशन हुआ है, तो आप केस कर सकते हो। तो फंडामेंटल राइट का जो कॉन्सेप्ट था वो हमने कहाँ से लिया, वो हमने लिया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। आगे लिखिए नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, कहीं भी आपको कोर्ट के रिलेटेड कुछ पूछा जाता है जिसको हम लोग जुडिशरी कहते हैं, तो कोशिश करना आंसर क्या लगा देना, यूएसए लगा देना, क्योंकि अगर कोई पूछे कि बताओ जुडिशियल रिव्यू जो आपका कोर्ट है वो किसी भी नए कानून को रिव्यू करता है, चेक करता है कि क्या इसमें कोई वायलेशन तो नहीं हो रहा किसी आर्टिकल का, तो उसको कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो कहाँ से लिया, यूएसए से लिया। इसी के साथ आप कह सकते हो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको रिमूव करने का कॉन्सेप्ट, उनको कैसे हटाया जा सकता है, कुछ गलत करे तो कैसे रिमूव किया जा सकता है, जहाँ कह सकते हैं इम्पीचमेंट। तो इम्पीचमेंट का मतलब ही क्या होता है सर, इम्पीचमेंट का मतलब ही होता है हटाना। तो किस तरीके से हटाया जाएगा वो भी कहाँ से लिया हमने कॉन्सेप्ट, वो भी हमने लिया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। तो अगर आपको कुछ भी जुडिशरी के सिस्टम के बारे में पूछता है वो कहाँ से बोरो करा, तो आपको कोशिश करनी है यूएसए आंसर लगाने की। आई होप कि यूएसए के ये 3 पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे, उन तीनों पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा भी जाता है। सबसे पहला यूएसए से हमने क्या अडॉप्ट किया सर, प्रेम्बल। प्रेम्बल क्या होता है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक समरी है, उसका एक सार है। साथ में हमने बोला कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ही हमने प्रेम्बल का नाम दिया हुआ है, और प्रेम्बल जो है इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसको क्या कहते हैं, इट इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले इसको नहीं माना जाता था, लेकिन बाद में इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक पार्ट माना गया कि ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक पार्ट है। ठीक है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। तो पहली बात प्रेम्बल होगी। दूसरा हमने बोला कि फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से अडॉप्ट किया था, वो भी हमने अडॉप्ट किया था कहाँ से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। फिर मैंने बोला कहीं भी आपको अगर जुडिशरी के रिगार्डेड पूछा जाता है तो भी आंसर क्या लगाना आपको, तो भी आपको आंसर लगाना है यूएसए। तो क्लियर हो गया सबको ये चीज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, नेक्स्ट लिखो तीसरे नंबर पे, रशिया कंट्री से हमने क्या क्या अडॉप्ट किया। तो रशिया से हमने क्या क्या अडॉप्ट किया, सबसे पहला पॉइंट देखो, सबसे पहले नंबर पे लिखो सारे बच्चे, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। अब फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी लगभग 11 है। और फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, आपकी ड्यूटीज क्या है देश के प्रति। अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो आपकी कुछ ड्यूटीज बनती हैं। वो ड्यूटीज क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो नेशनल एंथम चल रहा है तो आपको उसको सम्मान देना आपकी एक ड्यूटी है, लेकिन आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, फिर भी आपकी एक ड्यूटीज बनती है। अगर आप देश के नागरिक हो, देश की जो भी सफाई वगैरह रखना आपकी ड्यूटी है। ठीक है, पेरेंट्स को अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, ये भी पेरेंट्स की एक तरह की फंडामेंटल ड्यूटीज़ है।
तो फंडामेंटल ड्यूटीज है जो कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया था, रशिया से लिया था। आगे इसका एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि यहाँ से एक हमने जस्टिस लिया था, कौन कौन सा, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है, जस्टिस का मतलब क्या होता है, इंसाफ। जैसे बोलते हैं ना कि भाई दो बंदों का मान लो केस चल रहा है, तो एक जो सही था वो जीत गया, दैट मीन्स उसको जस्टिस मिल गया। तो जस्टिस जो इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल एंड सोशल जो जस्टिस है, ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया, रशिया से लिया। देखो मतलब क्या होता है, सोशल का मतलब क्या होता है, जैसे आप सोसाइटी में रहते हो तो सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी होनी चाहिए, सोसाइटी को देख के काम करने चाहिए, तो वो हो गया सोशल जस्टिस, सबको जस्टिस मिलना चाहिए। पॉलिटिकल मतलब कोई भी पॉलिटिकल ले लो, मान लो आपको भी इलेक्शन लड़ना है तो उसमें भी सबको बराबर अधिकार मिलता है, उसमें भी जस्टिस है। उसके बाद इकोनॉमिक्स मतलब पैसों को लेके, कोई अमीर है कोई गरीब है, सबको बराबर जस्टिस दिया जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने कहाँ से लिया, रशिया से। तो रशिया के लिए आपको यही इंपॉर्टेंट दो बातें याद रखनी है, कौन कौन सी। ऐसे इसका तो बड़ा आसान सी बात है, कैसे याद रखोगे, ये सब्जेक्ट के नाम है, देखो इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड सोशलॉजी, तो ये सारे सब्जेक्ट के नाम है। तो ये ऐसे समझ लो तीनों सब्जेक्ट का जो हमें कॉन्सेप्ट मिला वो कहाँ से मिला, रशिया से। और फंडामेंटल ड्यूटी, देखो फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज में कंफ्यूज नहीं होना है। फंडामेंटल राइट जो है वो हमने यूएसए से लिए, और फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहाँ से ली, वो हमने ली रशिया से। तो आई होप ये समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो, आगे लिख लो फ्रांस के बारे में। अगर हम बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस से हमने क्या क्या लिया, देखो फ्रांस से हमने एक कॉन्सेप्ट लिया, दैट इज फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी का मतलब क्या होता है, भाईचारा। और अगर भाईचारा होगा तो क्या होगा उसमें आपको फ्रैटर्निटी होगी तो आपको लिबर्टी भी मिलेगी। लिबर्टी मतलब एक तरह की फ्रीडम होती है। इक्वलिटी, ये जो कॉन्सेप्ट है हमने कहाँ से लिए, ये हमने लिए सर फ्रांस से। फ्रैटर्निटी, लिबर्टी और इक्वलिटी, ये तीनों की तीनों सब्जेक्ट। देखो फ्रैटर्निटी मतलब भाईचारा, अगर भाईचारा होगा तो तभी इक्वलिटी होगी, बराबर होगा तभी फ्रीडम मिलेगा। तो ऐसे याद कर सकते हो कि ये तीनों की तीनों कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिए, फ्रांस से। सो फ्रांस और रशिया की बात करें, जैसे हमने यूएसए और ब्रिटेन को कंपेयर कर लिया, वैसे हम दोनों को कर लेते हैं। अगर हम बात करें रशिया की, तो रशिया से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ली, और तीनों सब्जेक्ट जो होते हैं पॉलिटिक्स, सोशल और इकोनॉमिक्स, तो तीनों कॉन्सेप्ट हमने जस्टिस कहाँ से लिया, रशिया से लिया। बात करें फ्रांस की, तो वहाँ पे क्या है, भाईचारा, फ्रेटर्निटी, फिर उसके बाद इक्वालिटी और फिर लिबर्टी, तीनों कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिए, ये हमने लिए फ्रांस से। नेक्स्ट लिखो आगे, आयरलैंड। अगर कोई पूछे आयरलैंड से क्या लिया, तो आयरलैंड से कैसे पढ़ोगे आप, आयरलैंड। तो आयरलैंड से जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, यहाँ से वो क्वेश्चन ये है कि हमने इससे जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक लिया था, डेट इज DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये हमारा JKP सिलेबस में है और ये पेपर में पूछा जा सकता है। अभी कुछ 1 से 2 साल पहले एक JKSSB ने एग्जाम कंडक्ट करवाया था, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का जो कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से बारो किया। यहाँ तक क्लियर आपको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो DPSP के बाद, डेट इज नॉमिनेट मेंबर इन राज्यसभा। आप सबको पता है प्रेसिडेंट राज्यसभा में कुछ मेंबर्स को, MP को खुद नॉमिनेट कर सकता है। और उसके बाद इलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, जो इलेक्शन मैनर्स होते हैं किसके, प्रेसिडेंट के, वो भी कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आयरलैंड से सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है आपको, DPSP। बाकी मैंने 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा बता दिए कि इलेक्शंस के जो मेंबर्स होते हैं प्रेसिडेंट के, वो कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया, आयरलैंड से लिया। तो आयरलैंड से हमने क्या लिया, DPSP लिया।
राज्यसभा में नॉमिनेट करने का जो पावर होता है प्रेसिडेंट के पास, उसका भी इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो हमने राज्यसभा से, और राज्यसभा में कैसे नॉमिनेट किया जाता है वो भी हमने आयरलैंड से लिया। एंड देन इलेक्शंस कैसे होते हैं प्रेसिडेंट की, वो भी हमने इसमें देखा। उसके बाद नेक्स्ट लिखो, साउथ अफ्रीका लिखो, साउथ अफ्रीका। अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका से क्या लिया हमने, एक छोटी सी बात याद रखनी है आपको, डेट इज अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट की जा सकती है। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, अमेंड करना मतलब कोई चीज़ को चेंज करना। जैसे आप सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन टाइम टू टाइम अमेंड होता रहता है, कुछ ना कुछ नए कानून आते हैं, उसमें ऐड होते हैं, कुछ डिलीट किए जाते हैं, तो डेट इज अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ चेंज करना उसको अमेंडमेंट कहते हैं। और ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया, ये कॉन्सेप्ट हमने लिया साउथ अफ्रीका से। आप ऐसे याद कर सकते हो, साउथ अफ्रीका की टीम देखो क्रिकेट में आज तक वर्ल्ड कप नहीं जीती है, तो वो जीतने के लिए क्या करती है, टाइम टू टाइम चेंज करती रहती है, मतलब अमेंड करती रहती है टीम को। तो वहीं से याद रख सकते हो, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया, साउथ अफ्रीका से लिया। इसके लिए एक ही काफ़ी है। नेक्स्ट लिखो, राज्यसभा में इलेक्शन कैसे होते हैं, ये भी इसी से लिया था, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लिखो, कनाडा के बारे में। कनाडा से क्या क्या लिया हमने, कनाडा से क्या लिया हमने, देखो कनाडा से हमने क्या लिया, कनाडा से हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा कि आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या है, वो होगी स्ट्रॉन्गर, वो होगी आपकी स्ट्रॉन्गर देन स्टेट गवर्नमेंट। तो कनाडा से हमने क्या कॉन्सेप्ट लिया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल होगी, उनके पास ज़्यादा पावर होती है। अगर मान लो स्टेट में कोई कंडीशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, देन सेंटर के पास पावर होती है कि वहाँ पे वो अपने कंट्रोल में लेके प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। तो इसका मतलब सेंटर ज़्यादा पावरफुल होती है किससे, स्टेट से। तो यहाँ तक समझ आ गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है। और एक और ले लो, गवर्नर का कॉन्सेप्ट। जो गवर्नर है, जो हम गवर्नर बनाते हैं स्टेट में, वो भी कॉन्सेप्ट हमने यही से लिया। एक और लिख सकते हो, डेट इज फेडरल, फेडरल सिस्टम। तो फेडरल सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमने कहाँ से लिया, इसको मैं एक बार फिर से रिवाइज करूंगा। तो कनाडा से हमने तीन चीज़ें मेन ली। देखो मेन पेपर में क्या था वो भी मैं आपको भी रिवाइज करके बता दूंगा, बाकी दो दो तीन तीन पॉइंट मैं सबके बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट लिखो आगे, ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया। तो ऐसा नहीं है कि हमने जो बोरो किया वो उसको एज इट इज़ अप्लाई किया हुआ है, उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई, इसमें सिर्फ हमने हिंट लिए कि कैसा कैसा होता है, उसको हमने अपने हिसाब से मॉडिफाई करके फिर इंप्लीमेंट किया हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने एक चीज़ ली, दैट इज कॉन्करेंट लिस्ट। ये पेपर में पूछा भी जाता है, कॉन्करेंट लिस्ट। अगर हम बात करें कॉन्करेंट लिस्ट की, तो ये क्या होता है, देखो एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है कॉन्करेंट। तो यूनियन का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके ऊपर कानून बनाती है, एक लिस्ट होती है जिसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट को राइट होता है, और एक होता है कॉन्करेंट जिसमें दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, डेट इज द कॉन्करेंट लिस्ट। उसके साथ साथ हमने एक पॉइंट और लिया, डेट इज ज्वाइंट सेशन वाला कॉन्सेप्ट। अब जिस बच्चे ने पार्लियामेंट थोड़ा सा पढ़ा होगा उसको समझ होगा कि जॉइंट सेशन क्या होता है। देखो जॉइंट सेशन होता है, मान लीजिए एक बिल आया लोकसभा में, पास हो गया, फिर वो राज्यसभा में जाएगा, वहाँ पे फेल हो गया, फिर दूसरी बार भेजा, फिर फेल हो गया। मतलब दोनों में आपस में दोनों हाउस है, राज्यसभा लोकसभा, उन दोनों में आपस में सहमति नहीं हो रही है। इस केस में प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, वो क्या करेगा, दोनों हाउस को इकट्ठा बुलाएगा, डेट इज जॉइंट सेशन। और उसका जो एड आगे बैठेगा वो कौन होगा, वो स्पीकर ऑफ लोकसभा होगा। प्रेसिडेंट बुलाता है और स्पीकर कौन होता है, उसका मेन जो प्रिसाइड आगे मीटिंग को हेल्ड करता है, बुलाने की पावर प्रेसिडेंट के पास है। तो जॉइंट सेशन होता है, वो भी कौन करवाता है, वो भी आपका कौन करवाता है, ऑस्ट्रेलिया से लिया था ये कॉन्सेप्ट में कि अगर ऐसा हो तो हम जॉइंट सेशन बुला सकते हैं। आगे लिखो नेक्स्ट तीसरा, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स।
अगर बात करें कनाडा की, तो कनाडा से हमने क्या पॉइंट लिया, कनाडा से हमने लिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट से ज़्यादा पावरफुल होती है, ठीक। फिर हमने वहीं से पॉइंट लिया कि एक स्टेट का गवर्नर भी बना सकते हैं, वहीं से देखा हमने। फिर हमने देखा कि फेडरल सिस्टम भी हो सकता है, 3 पॉइंट हो गए। फिर हमने बात की ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया, एक कॉन्करेंट लिस्ट लिया, उसका कॉन्सेप्ट लिया। फिर हमने जॉइंट सेशन का कॉन्सेप्ट भी वहीं से लिया, एंड देन फाइनल हमने लिया फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स का। फिर इसके पीछे हमने क्या पढ़ा, इसके पीछे हमने पढ़ा आयरलैंड और साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका से एक ही बात बताई, अमेंडमेंट वाला कॉन्सेप्ट। तो अमेंडमेंट का जो आर्टिकल है वो क्या होता है, 368। आर्टिकल 368 बताता है कोई चीज़ कैसे अमेंड की जा सकती है। उसके बाद हम बात करें आयरलैंड से, तो आयरलैंड से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कहाँ से लिया हुआ है, आयरलैंड से। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। उसके बाद प्रेसिडेंट के इलेक्शंस का मैनर क्या होगा, एंड नॉमिनेट राज्यसभा के एमपी कैसे किए जा सकते हैं, ये भी हमने कहाँ से सीखा, ये हमने आयरलैंड से सीखा। यहाँ तक खत्म हो गया। फिर हमने यहाँ पे बात करी रशिया की और फ्रांस की। अगर रशिया की बात करें तो तीनों सब्जेक्ट के नाम याद रखना, पॉलिटिक्स या पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड सोशोलॉजी। तो तीनों के ऊपर आ गया, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस हमने कहाँ से लिया, डेट इज रशिया। और चीज़ हमने क्या ली रशिया से, एक चीज़ हमने ली क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, क्लियर है यहाँ तक सबको। फिर हमने फ्रांस से क्या लिया, फ्रेटर्निटी लिया, लिबर्टी लिया और इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट लिया। आगे देखो हमने पीछे क्या पढ़ा इसके। यूएसए से बात करें तो प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट वहीं से लिया, प्रियम्बल को ही हम क्या है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को हम आज प्रियम्बल कह रहे हैं। प्रियम्बल इज आल्सो अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हमने बात की फंडामेंटल राइट भी हमने यही से लिया। फिर कोर्ट के रिलेटेड जुडिशियल रिव्यू हो गया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीच करना हो, रिमूव करना हो, तो डेट इज यूएसए से हमने ये कॉन्सेप्ट लिया हुआ है। फिर हमने बात की ब्रिटेन से क्या लिया, तो ये ब्रिटेन से आ गया। और सबसे बड़ा लार्जेस्ट सोर्स क्या है, 1935 जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट है। तो ये था आपका सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल राइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। उसको पढ़ने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि आपके राइट क्या क्या है, आप कैसे किसी से भी लड़ सकते हो, आपके साथ कोई गलत नहीं कर सकता। तो चलिए आज की क्लास को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इन सब के नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी आपको लिंक मिलता है। और जो भी वीडियो आती हैं उसको आप लोग नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि वीडियो आते ही आपको पता चल जाए कि कब आ रहा है। बाकी लाइव सेशन करेंगे, अगर यहाँ तक पहुँच गए तो एक लाइव सेशन करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कौन से दिन करेंगे, संडे ठीक रहेगा या सैटरडे को। तो लाइव सेशन किया करेंगे, बीच में आप सबसे बात किया करेंगे, वो भी टेलीग्राम पे ही होगा। तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। सो बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।